ठंड में जुगाड़ू बहू का पेड़ में घर और टंकी में रसोई। दादी बहुत ठंड लग रही है, आखिर और कितना समय लगेगा? ओह माँ जी, लगता है आज भी हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा, अंधेरा होने को है। नहीं बहू, आज किसी भी हाल में हमें अपना काम खत्म करना ही होगा। और तुम पांचों फिक्र मत करो, मैं मशाल जला देती हूँ, रोशनी रहेगी, तुम पांचों को अपना काम करने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ माँ जी, मशाल जला दीजिए, आज हमें अपना काम खत्म करना ही है। ऐसी क्या वजह है कि पांचों बहू पेड़ की कटाई और टूटी टंकी को ठीक करने में लगी हैं? और ऐसा कौन सा काम कर रही हैं पांच बहू जिसका आज रात को ही पूरा होना इतना जरूरी था? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, मुझे तो तरस आता है उन लोगों पर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। घर तो हमारे पास भी नहीं है दीदी, पर हमारे मकान मालिक कितने अच्छे हैं। जब उन्हें ये पता चला कि यहाँ हमारे पतियों का काम छूट गया और वो शहर काम करने के लिए गए, तो उन्होंने ना तो हमें घर खाली करने को बोला और ना ही 2 महीने से हमसे किराया मांगा है। हाँ बहू, भगवान करे मकान मालिक पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। अपने मालिक की तारीफ करके पांचों सास बहू सोने के लिए जाने ही लगती हैं कि तभी उनका मकान मालिक आता है और उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे कहता है, अर्चना बहन, मुझे माफ कर दो, पर आपको अपनी पांचों बहू और पोते के साथ इसी वक्त ये घर खाली करना होगा। मेरा बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है और कर्जदारों ने मुझे कल सुबह तक का समय दिया है कर्ज चुकाने का, इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, यहाँ तक कि ये घर भी। पर हम इस ठंड में रात को कहाँ जाएंगे? माफ करना बहू, मेरा पर इरादा तुम्हें बेघर करने का नहीं था। अब पांचों बहू अपनी सास और गोपाल के साथ बाहर रोड पर रहने की जगह ढूंढती हैं। ठंड में कांपते हुए रोड पर घूमती हैं। माँ दादी कितनी ठंड लग रही है, हम सुबह भी तो घर खाली कर सकते थे ना। ओह गोपाल बेटा, मजबूरी ही कुछ ऐसी थी कि हम सबको इसी वक्त घर खाली करना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं। इस तरह पांचों बहू अपनी सास और गोपाल के साथ रात में ठंड में कांपती हुई इधर उधर भटक रही होती हैं, पर उन्हें रहने का कहीं कोई इंतजाम नहीं मिलता। तभी निशा की नजर एक टूटी टंकी पर पड़ती है। माँ जी, वो देखिए वो टूटी टंकी, ठंड बहुत ज्यादा है, हम सब उस टूटी टंकी के अंदर बैठकर रात गुजार लेते हैं। बहू टंकी तो टूटी है, उसमें हम कैसे रात गुजारेंगे? माँ जी, आप भूल गई आपकी बहू जुगाड़ू हैं। आप सब उस टंकी में बैठिए, मैं अपनी खराब साड़ी से उस टंकी को कवर कर दूंगी ताकि हवा अंदर ना आए। निशा के कहने पर सब एक एक करके उस टूटी टंकी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और निशा बाहर से पूरी टंकी को साड़ी से कवर कर देती है और खुद भी साड़ी उठाकर टंकी के अंदर जाकर बैठ जाती है। इस तरह पूरा परिवार टंकी में बैठकर रात गुजारता है और सुबह होते ही सुबह हो चुकी है, हमें अपने रहने का कोई इंतजाम करना पड़ेगा। बहू, यहाँ तो सबको पता है कि हम गरीब सास बहू के हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या पता यहाँ हमें कोई रहने के लिए अपना घर किराए पर ना दे, इसलिए दूसरे गांव चलते हैं। क्या पता कोई हमारी मदद कर दे। पर मैं सोच रही थी कि ये टंकी भी साथ ले चलते हैं, इसमें रात गुजारने से काफी राहत मिली है। अगर हमें आज भी रहने का ठिकाना नहीं मिला तो ये टंकी हमारे काम आएगी। इस तरह पांचों बहू गोपाल और सुमित्रा के साथ आगे बढ़ती है और चलते चलते हाईवे पर पहुंच जाती हैं, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था सिवाय एक मोटे से पेड़ के। उस पेड़ में एक बड़ा सा छेद होता है, जिसे देख गोपाल जल्दी से उस छेद में चला जाता है और सबको आवाज देते हुए कहता है, माँ देखो इस पेड़ में कितना बड़ा होल है, इसमें हम सब आराम से बैठ सकते हैं और ये बहुत गर्म भी है। मैं और नहीं चलूंगा, मैं तो यहीं आराम करूंगा। हाँ माँ जी, गोपाल बिल्कुल सही कह रहा है। ये होल तो सच में बहुत बड़ा है और ये पेड़ भी कितना मोटा है। इस ठंड में भटकने से अच्छा है कि क्यों ना हम इस पेड़ को भी अपना घर बना लें और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, हमें यहाँ से कोई नहीं भगा पाएगा। अनिका, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, पर मैं क्या सोच रही थी कि हम पेड़ घर में खाना नहीं बना सकते, तो क्यों ना इस टंकी को हम अपनी रसोई बना लें। तुम पांचों ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर ये सब कैसे मुमकिन है? माँ जी, जब आपकी 5 जुगाड़ू बहू हैं तो सब कुछ मुमकिन है। दीदी, आप थोड़ी सी मिट्टी खोद कर ले आओ, जब तक मैं आसपास की कबाड़ी की दुकान से जाकर आरी कुल्हाड़ी जैसे कुछ औजार का इंतजाम करती हूँ। और पूजा दीदी, आप कहीं से गोंद का इंतजाम कर लो ताकि टंकी को चिपका सकें। अनिका का आइडिया सारी बहू को बहुत अच्छा लगता है।
अब एक बहू गांव में जाती है और एक कबाड़ी की दुकान से कुछ लोहे के औजार बनाने का सामान लेकर आती है, तो कुछ बहू मिट्टी लेकर आती है और एक बहू गोंद। इस तरह 5 बहुएं अपने काम पर लग जाती हैं और 4 दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनका पेट, घर और टंकी की रसोई तैयार नहीं होती। जिसके बाद सुमित्रा भी अपनी बहू की मदद करती है और आज रात काम खत्म करने के लिए सुमित्रा मशाल जला देती है और रात भर में उनका पेट, घर और टंकी में रसोई बनकर तैयार हो जाती है। दादी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, हमारा पेड़ घर कब बनकर तैयार होगा? बेटा, हमारा पेड़ घर तैयार हो चुका है, घर में चलते हैं। पर माँ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। बेटा तो चिंता मत कर, निशा बहू तो यहीं रहे, मैं तेरी 4 देवरानी के साथ कहीं से खाने का जुगाड़ करके आती हूँ। आखिर मैं भी तो 5 जुगाड़ू बहू की सास हूँ, कुछ जुगाड़ तो मैंने भी सीख लिए हैं। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी 4 बहू के साथ फिर से गांव जाती है और वो सब किसी से दाल, किसी से चावल तो किसी से तेल मांगकर वापस अपने पेट घर आती है और टंकी की रसोई में मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसमें खाना बनाती है। चाची, हमारी टंकी की रसोई तो हमारे उस घर से भी ज्यादा अच्छी है। और पेड़ घर कैसा लगा? जब तक तुम्हारे पापा चाचा शहर से वापस नहीं आते, हम सब अब इसी पेड़ घर में रहेंगे और टंकी की रसोई में खाना बनाएंगे। बस वो दिन जल्दी आ जाए। पर बहू, मेरे बेटे हमें ढूंढेंगे कैसे? इसके लिए हमें अपने गांव में काम देखना होगा, क्योंकि हम सारी जिंदगी पेड़ घर में तो नहीं बिता सकते। पूरा परिवार अपनी दयनीय हालत देखकर बड़ा ही दुखी होता है और सब खाना खाकर अपने पेड़ घर में सोने के लिए जाते हैं और अगली सुबह 5 बहू सास अपने पेड़ घर में बैठे काम की बातें कर रहे होते हैं। माँ जी, हम सब गांव में जाकर काम नहीं कर सकते। गोपाल अभी छोटा है, इसलिए आप गोपाल के साथ इस पेड़ घर में रहिए। बाहर ठंडी ज्यादा है, हम 5 बहुएं कहीं काम का जुगाड़ करती हैं। जब तक हमारे पति नहीं मिल जाते, हमें ही काम करना होगा। ठीक है बहू, तुम 5 गोपाल की फिक्र मत करो, मैं गोपाल को लेकर तेरे घर में ही रहूंगी। पर माँ जी, उससे पहले मुझे अपने पेड़ घर में सामान रखने के लिए थोड़ी सी जगह बनानी होगी। रात में सोते हुए दिक्कत आती है। इतना बोलकर 5 बहुएं अपने पेड़ घर से बाहर निकलती हैं। अब एक बहू उस पेड़ की शाखा की लकड़ियां तोड़ती है और दूसरी बहू मिट्टी गीला करके उस लकड़ी पर लगाती है और उस लकड़ी को एक छोटे से बॉक्स का आकार दे देती है और लकड़ी मिट्टी की मदद से बॉक्स बनाकर उसे घर में ले जाती है और अपने सारे कपड़े उस बॉक्स में रख देती है। कपड़े रखने का तो जुगाड़ कर लिया, पर रोज मांग कर खाना नहीं खा सकते और यहाँ कोई पेड़ पौधे भी नहीं है कि उनसे फल सब्जी जमा कर सके या खेती कर सके। इसलिए हमें अब अपने गांव जाकर काम की तलाश करनी होगी ताकि हम अपनी रोजी रोटी चला सके। हाँ जी, अब समय आ गया है कि हम 5 बहू गांव में जाकर काम देख सके और आप हमारे पेड़ घर में रहकर गोपाल की देखभाल कर सके। गोपाल बेटा, दादी को परेशान मत करना, बहुत ठंड है। अब 5 बहू अपनी सास और गोपाल को पेट घर में अकेला छोड़कर गांव में काम करने जाती हैं और 5 बहू को अलग अलग जगह पर काम मिल जाता है। एक बहू फैक्ट्री में काम करती है, तो एक बहू कोठी में, तो एक बहू दुकान में। इस तरह समय बीतता है और इस ठंड में वो अपनी सास के साथ फिर घर में रहती है और टंकी की रसोई में खाना बनाती है। 1 महीना हो गया इस कपकपाती ठंड में हमें पेड़ घर में रहते हुए और इस टंकी में खाना बनाते हुए, पर अब तक हमें हमारे पति का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब हमारे पति हमसे मिलेंगे। बहू, तुम हिम्मत मत हारो, हमें एक साथ इस मुसीबत का भी सामना करना है। निशा अपनी 4 देवरानी के साथ खाना बनाकर अपने पेड़ घर में जाती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह भी सब फिर काम के लिए जाते हैं और तभी निशा की टक्कर उसके पति अरविंद से होती है। अरे निशा, तुम आखिर मुझे मिल ही गई। मैं अपने घर गया था पर वहां कोई नहीं था। तुम, गोपाल, बच्चे और बाकी सब लोग कहाँ हो? अरविंद, मैं आपको क्या बताऊं, आपके जाने के बाद हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया और हमें एक पेड़ घर में रहना पड़ा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। निशा अपने पति और 4 देवर को अपने साथ अपने पेड़ घर में लाती है, जहां पेड़ घर और टंकी की रसोई देखकर वो चारों हैरान हो जाते हैं और निशा उन्हें सारी बात बताती है। इसके बाद अरविंद अपने परिवार से कहता है, बस इस ठंड में बहुत संघर्ष कर लिया आप लोगों ने। शहर में हमें नौकरी मिल चुकी है और हम सबको लेने के लिए आए हैं। अभी पेड़ घर खाली कर दीजिए और टंकी की रसोई को भूल जाइए। अब से हम शहर में रहेंगे। इस तरह सुमित्रा के 5 बेटे आकर अपनी बीवी, माँ, बच्चे को इस ठंड में शहर ले जाता है और वहीं रहते हैं और अपनी जुगाड़ू तरीके को वहां पर भी जारी रखते हैं, जिससे बहू को रहने में बहुत सहायता मिलती है। बहू, बहू, ये क्या बनाया है तुमने? क्या ये तुम्हें शाही खाना लग रहा है? माँ जी, आपको ये पसंद नहीं आया?
कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरा खाना बना देती हूँ। तुम एक शाही ससुराल में आई हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे सास ससुर नंद जिठानी जेठ सब लोग शाही है। उनके लिए शाही तरीके से खाना बनाना चाहिए था। ये क्या तुमने बनाकर रखा है? बाबूजी, मैं भी शाही खाना बनाकर लाती हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाइए। सुनो भाभी, खाना गर्म होना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना। इंदु रसोई में जाती है और वहां ठंड में कांपते हुए गर्मा गर्म खाना बना रही होती है, लेकिन गर्मा गर्म खाना बनाते बनाते अचानक वह बेहोश हो जाती है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा ससुराल है जहां के लोगों को शाही खाने के साथ गर्म खाना चाहिए और सब लोग राजा महाराजाओं की तरह दिख रहे हैं, तो बहू की घर में ऐसी हालत क्यों है? तो चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। जैसा सोचा वैसे ही मेरी शादी एक शाही परिवार में हो रही है। हाँ हाँ, अब शाही खानदान में जाकर तुम भी शाही बहू बन जाओगी, बिल्कुल रानी की तरह दिखोगी। अरे और नहीं तो क्या, ऐसे भारी भारी गहने पहनूंगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। आखिर महल की बहू बनने वाली हूँ मैं, मेरे राजा की रानी। पूर्णिमा ऐसा कहते ही शर्माने लगती है। 2 दिन बाद ही उसकी शादी थी, उसकी हल्दी लग रही होती है और शादी के 1 दिन पहले रात को वह मेहंदी लगाती है। अगले दिन उसके ससुराल वाले शाही तौर तरीके से उसके घर बारात लेकर आते हैं और साथ में एक डोली भी लाते हैं जो फूलों से बहुत प्यारी सजी होती है। क्या बात है, ये शाही डोली कितनी खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर बैठकर विदा होने में। मेरी तो खुशी ही इतनी है कि मुझे रोना नहीं आ रहा। बेटी, ससुराल जाकर अपना ध्यान रखना। माँ चिंता मत करो, मेरे आगे पीछे इतने नौकर होंगे कि मुझे अपना ध्यान रखने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह इंदु विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है। उसका ससुराल का घर किसी महल से कम नहीं था, वो भी बहुत खूबसूरत था। उसके ससुर किसी महाराज से कम नहीं लग रहे थे और ना ही उसकी सास किसी रानी से कम लग रही थी। हमारे घर की बहू हो तुम, हमारे घर की लक्ष्मी हो, और उससे पहले इस शाही परिवार की छोटी बहू, और हमारे परिवार में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। कुछ साड़ी पहने नौकरानी इंदु के ऊपर फूल बरसा रही होती है। कितनी अच्छी एंट्री हुई है मेरी यहाँ पर, बिल्कुल रानियों की तरह। मेरा ससुराल तो पूरा शाही है। इंदु अपने ससुराल में आकर बहुत खुश थी। इसी के चलते इंदु का परिवार भी बड़ा था। घर में सास, नंद, देवर, पति, जेठ, जेठानी और उसके बच्चे सब थे। ससुराल आने के बाद उसे उसके कमरे में लेकर आया गया जो फूलों से सजाया हुआ था। बहुत खूबसूरत कमरा है। हाँ, हमारे इस घर का सबसे प्यारा और खूबसूरत कमरा मेरा ही है। कुछ देर आराम के बाद इंदु को उसकी पहली रसोई के लिए बुलाया जाता है, जहां वह रसोई के बाद शाही टेबल देखकर हैरान हो जाती है। शाही टेबल, इतनी बड़ी टेबल मैंने आज तक नहीं देखी होगी। बहू, ये हमारी रसोई है और ये हमारे घर का खास नौकर है जो यहाँ रसोई में तुम्हारी मदद करेगा। शुक्रिया माँ जी। बहू, मुझे माँ जी नहीं बल्कि राजमाता कहकर बुलाओ, ऐसा सुनने में शाही लगता है। ठीक है राजमाता। सुष्मिता वहां से चली जाती है। एक काम करती हूँ, सभी के लिए मीठे में खीर बना देती हूँ और खाने के लिए आलू पूरी की सब्जी ठीक लगेगी। तभी शाही नौकर कहता है, नहीं मालकिन, राजमाता इस बात से नाराज हो जाएंगी कि खाने में आज शाही कुछ नहीं बना। शाही से तुम्हारा क्या मतलब है? जिस तरह तुम्हें यहाँ हर एक चीज शाही नजर आ रही है, इस तरह यहाँ सभी लोग शाही खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार का। बस राजमाता आती ही होंगी आपको बताने के लिए कि आज क्या क्या बनाना है। नौकर के इतना कहते ही वहाँ सुष्मिता आ जाती है। बहू, तुम्हें आज के खाने में कढ़ाई पनीर, शाही कोरमा, शाही कोफ्ते, मिस्सी रोटी, नान की रोटी, अखनी चावल, रायता और मीठे में गाजर का हलवा और लड्डू बनाने हैं। परोसने से पहले ये याद रहे कि खाना ठंडा नहीं गर्म होना चाहिए। ठीक है राजमाता, जैसा आप कहें। इतना कहकर सुष्मिता तो चली जाती है, लेकिन इंदु इतना सारा खाना बनाने के बारे में सोचती रह जाती है। हे भगवान, इतना खाना तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं बनाया होगा जितना मेरी सास मुझे बताकर चली गई। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो बना लेती हूँ। शायद मेरी पहली रसोई की रस्म की वजह से इतना सारा खाना बनवाया जा रहा है। इंदु अपने मन में ऐसा सोच रही होती है, लेकिन उसे अभी अपने शाही ससुराल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जहां वह इतना सारा खाना बनाकर एक एक करके खाने की टेबल पर लेकर गई तो खाना ठंडा हो गया। बहू, ये क्या, पहली रसोई की रस्म में ही हमें ठंडा खाना खिलाओगी क्या? राजमाता ने मेरे ऊपर तो बहुत पाबंदियां लगाई थी। अब नई बहू को गर्मा गर्म खाना बनाने के लिए नहीं बोलकर आई हो क्या राजमाता? बहू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि खाना गर्म परोसना, लेकिन तुमने ठंडा ही परोस दिया।
राजमाता, मैं अभी सारा खाना दोबारा गर्म करके लाती हूँ, बस थोड़ी देर में। अब इंदु दोबारा खाना अंदर लेकर आती है और पहली रसोई की रस्म में ही सभी को खाना दोबारा गर्म करके देती है। सभी को इतना गर्मा गर्म खाना खाने की आदत थी कि उन्हें बिल्कुल भी धुआं निकलता हुआ खाना खाना था, लेकिन इतना सारा खाना बनाने में इंदु बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ शाही खाना बनाते बनाते, ऊपर से खाना भी गर्म। अब तो बस मुझे मेरे कमरे में आराम करने को मिल जाए। बहुत ज्यादा थकान के बाद इंदु अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही होती है, लेकिन अचानक से सभी का गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर जाता है। बहू रानी, एक काम करो, सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर बैठक में ले आना, पूरा शाही परिवार वहीं मौजूद है। हाँ, चाय भी आपको शाही ही चाहिए ना? माँ जी लेकर आती हूँ। इंदु हंसते हुए ऐसा बोलकर चली जाती है, जिसका सुष्मिता को बुरा नहीं लगता। अब सभी परिवार बैठक में आराम से बैठा होता है, जिसके चलते इंदु सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है और सबको देती है। आखिर में इंदु बिना खाना खाए ही ठंड से कांपती हुई अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब अगले दिन जब सवेरा होता है, नाश्ते में शाही नाश्ते की फरमाइश आ जाती है। हमारे यहाँ नाश्ते में कई सारी की वैरायटी होती हैं, 1 या 2 वैरायटी से तो लगता है जैसे हम लोग गरीब हैं, लेकिन तुम तो जानती हो ना, शाही परिवार में ये रिवाज नहीं चलता। तुम्हें नाश्ते में कुछ अच्छा बनाना है। तभी नंद आती है। भाभी, आज मेरे लिए नाश्ते में आलू के पराठे बना देना। आलू के पराठे? पागल हो गई हो क्या? कोई राजा तुम्हें पसंद नहीं करेगा अगर तुम मोटी हो गई तो। इसे आलू के पराठे बनाकर नहीं देना, इसे हल्का नाश्ता जैसे फ्रूट चाट या पोहा बना देना, और बाकियों के लिए पास्ता, उपमा, ऑमलेट, ब्रेड रोल ये सब बना देना। सुष्मिता ये बोलकर तो चली जाती है, लेकिन सुबह सुबह इंदु ठंड में खड़े होकर इतना सारा खाना कैसे बना पाती? नौकर भी बस थोड़ी बहुत चीजों में ही मदद कर सकता था, क्योंकि उसे खाना बनाना अलाउड नहीं था। खाना तो केवल महल की बहू ही बना सकती थी, और यहाँ तो इंदु को अकेले ही सबके लिए इतना सारा खाना बनाना पड़ रहा था। अब ऐसा उसके लिए रोजाना ही हो गया था। उसे रोजाना ही सभी के लिए शाही नाश्ता, शाही लंच, शाही डिनर बनाना पड़ रहा था। मेरी जेठानी भी है और नंद भी है, साथ में मेरी सास भी है। उनके बाद भी मुझे अकेले में ही रसोई में ठंड में कांपते हुए सभी के लिए शाही खाना बनाना पड़ता है। ये कैसा ससुराल है जो शाही खाना खाता है? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ इस ससुराल में। इससे अच्छा तो मैं यहाँ शादी करने की ख्वाहिश ही नहीं मांगती। सुबह शाम शाही खाना बनाते बनाते वह भी गर्मा गर्म उसे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ठंड में उसे ठंड लग गई। और एक दिन अचानक से इंदु सुबह के समय गर्म नाश्ता लाते हुए बेहोश हो गई। अनुराग, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। आखिर क्या हो गया है? बहू को अचानक बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे हैं। तभी अचानक से डॉक्टर आते हैं और सभी को एक साथ देखकर कहते हैं, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से इनसे बहुत मेहनत वाला काम करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से ठंड में इनको सर्दी लग गई है और सर्दी पूरे शरीर में फैल गई है। देखिए, फिलहाल हमने पेशेंट को दवाई दी है जिसकी वजह से वो आराम कर रही हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि पेशेंट से ज्यादा काम मत करवाइएगा। डॉक्टर इतना कहकर चले जाते हैं, जिसके बाद सुष्मिता को एहसास होता है। इसका मतलब बहू हम लोगों की फरमाइश का शाही खाना बना बनाकर बीमार पड़ गई है। आज उसकी ये हालत हम सभी की वजह से हुई है। अरे कैसी परंपरा है ये? आज इंदु की इस हालत का कारण हम सभी लोग हैं। अगर हम चाहें तो एक ही चीज एक साथ खा सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी फरमाइशें हैं। सभी अपनी गलती का एहसास मानते हुए वहां इंदु के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब इंदु होश में आती है तो सभी उसे घर ले आते हैं। 2 दिन इलाज के बाद इंदु अपनी सास नंद जेठानी से कहती है, आप सभी को जो खाना है बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। बहू, आज से नियम बदल गए हैं। तुम बस सादा खाना बना दो, दाल चावल सब वही खाएंगे। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इस तरह जेठानी इंदु की मदद करती है और दोनों मिलकर रोजाना एक ही तरह का खाना सभी के लिए बनाते हैं। इसके चलते इंदु को अब खाना बनाने में परेशानी नहीं होती, वो अब खुशी खुशी रहने लगती है।